ये है ब्रह्मांड और ये है उसमें घूमते हजारों करोड़ों गैलेक्सीज और उनमें मौजूद करोड़ों सितारे, कुछ बड़े कुछ छोटे। इनमें से कुछ हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है और कुछ हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं। ये सितारे एक क्लस्टर यानी झुंड के रूप में रहते हैं, जिसे हम गैलेक्सीज के नाम से बुलाते हैं। कुछ गैलेक्सीज अजब की बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। जहां एक तरफ गैलेक्सीज अपनी एक्सिस पर घूमती हैं, वहीं उनमें मौजूद सितारे भी और दूसरे सितारों के साथ घूमते रहते हैं। अविश्वसनीय, अद्भुत, षड्यंत्र से भरा, अलौकिक। आप देख रहे हैं विस्परिंग मिस्ट्रीज। अब इन गैलेक्सीज के अरबों सितारों के आसपास अरबों ग्रह भी मौजूद हैं। इन्हीं अरबों खरबों ग्रहों में से है अपनी छोटी सी धरती, जिसका है अपना एक सितारा सूरज, जो यूनिवर्स के इन्हीं करोड़ों सितारों में से एक चमकदार सितारा है। सूरज अपनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में मौजूद है। सूरज का भी अपना एक परिवार है, जिसका वो मुखिया है, यानी सूरज के इस सौरमंडल के सभी निवासी सूरज के आसपास घूमते हैं। इस परिवार को हम कहते हैं सौरमंडल, अंग्रेजी में कहें तो सोलर सिस्टम। इसी सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं कई बड़े पत्थर और गैस के टुकड़े, जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। इन्हीं प्लैनेट्स में एक प्लैनेट पर हम इंसानों का बसेरा है, जिसे हमने नाम दिया है धरती या अर्थ का। हालांकि सूरज के साम्राज्य में कई चांद मौजूद हैं जो अपने अपने ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन हमारी धरती के पास एक ही चांद है, मून। सौरमंडल के बनने के समय इन सभी ग्रहों को अपने अपने हिस्से की सैटेलाइट्स यानी चांद मिले थे, जिसमें हमारी धरती के हिस्से में आया था एक चांद। अब इस मून की भी कहानी बड़ी मजेदार है। जब से इंसानों ने इस धरती पर जन्म लिया और रात को जब ऊपर देखा है, तो रात के काले आसमान में जो चीज उसे सबसे चमकदार दिखी वो था चांद। उसके मन में हमेशा चांद को लेकर कई सवाल पैदा होते रहे, जैसे जहां धरती पर हर चीज नीचे को गिरती है, वहीं ये सफेद पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा आखिर स्पेस में कैसे तैर रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है। हजारों साल पहले मौजूद इंसान के लिए ये चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं था। आखिर मून से 400 गुना बड़ा सूरज एग्जैक्टली उससे 400 गुना दूर है, जिससे धरती से देखने पर ये दोनों एक ही साइज के दिखते हैं। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, हम इंसानों को चांद के बारे में और ज्यादा पता चलने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को जानने से हमें ये मालूम पड़ा कि चांद धरती की ग्रेविटी के कारण उसके आसपास घूमता है। इंसानों ने चांद को जानने के लिए उस पर दूसरे इंसानों को भी भेजा। वहां के पत्थरों के नमूनों को धरती पर लाया गया, उन पर रिसर्च की गई। रिसर्च में जो सामने आया, उससे इस मून की मिस्ट्रीज और ज्यादा बढ़ गई। कई लोगों का कहना था कि चांद का जन्म धरती और एक बड़े ब्रह्मांडीय टुकड़े के टकराने से हुआ था, जिससे धरती का एक बड़ा सा टुकड़ा उससे टूटकर चांद बन गया। रात के आसमान में चमकता ये चांद जितना गोल हमें दिखता है, वैसा असल में है नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक चांद अंडा आकार यानी एग शेप का है। ऐसा धरती की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। धरती की ग्रेविटेशनल पुल से ये 3475 किलोमीटर बड़ा ठोस रॉकी मून हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा मून है। आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है टाइटन मून, जो है 5152 किलोमीटर बड़ा। अब ये तो आपको मालूम होगा शायद कि मून की अपनी कोई लाइट होती नहीं है। वो हमें रात को चमकता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि वो सूरज से आती रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये रोशनी लगातार कम हो रही है। जी हाँ, मून धरती से हर साल 3.8 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 1.5 इंच दूर होता जा रहा है।
चांद के बनने के समय ये हमारी धरती से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज ये धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया है। इस लिहाज से एक समय ऐसा आएगा जब धरती के आसमान में फुल सोलर इक्लिप्स दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन ये समय आने में 600 मिलियन साल लग जाएंगे। अब ये तो आपको भी पता होगा कि धरती के समुद्रों में होने वाली हाई टाइड और लो टाइड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है, लेकिन मून पर अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसी कारण से यहाँ जीवन भी नहीं है। वैसे मून पर धरती जैसी कंडीशंस भी नहीं है, जहाँ इसके सरफेस पर रात को -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला जाता है, वहीं दिन में वहाँ टेम्परेचर +127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मून का एक दिन धरती के 29 दिनों के मुकाबले होता है, यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मून पर 29 दिन लगते हैं। इसका एक कारण ये है कि मून का एक ही साइड हरदम अर्थ को फेस करता रहता है और उसका दूसरा तरफ धरती से आज तक किसी ने नहीं देखा है। दरअसल धरती की ग्रेविटेशनल पुल मून को घूमने से रोकती है, जिससे उसकी अपनी एक्सिस पे घूमने यानी रोटेशन का रेट और धरती के आसपास घूमने यानी रेवोल्यूशन का रेट एग्जैक्टली सेम होता है। 1959 में इंसान ने मून का दूसरा साइड तब देखा जब रशिया की लूनार 3 ने मून के दूसरे साइड की फोटो खींचकर धरती पर भेजी थी। इसके बाद ही हमें ये मालूम पड़ा था कि मून की जो साइड हम नहीं देख पाते हैं, उस साइड पर कुछ ज्यादा ही पहाड़ मौजूद हैं, उस साइड के मुकाबले जो धरती को फेस करते हैं। ऐसा शायद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ होगा। मून का सरफेस आज भी लगभग वैसा ही दिखता है जैसा 4 बिलियन साल पहले दिखता था। यहाँ तक मून पर रखे गए 1969 में इंसानों द्वारा वो पहले कदमों के निशान भी वैसे के वैसे ही हैं। ये इसलिए क्योंकि चांद हमारी धरती के जैसे नहीं है। तूफान, भूचाल या बाढ़ आती रहती हैं जो धरती के सरफेस को बदलती रहती हैं। वैसे भी मून पर आज से करोड़ों साल पहले जो हजारों मीटेरॉइड्स गिरे थे, उनसे वहां कई बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए थे। यहाँ सबसे बड़ा क्रेटर एटकिन, जिसका नाम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पर रखा गया था, उसका डायमीटर है लगभग 2000 किलोमीटर। मून पर सबसे पहले इंसान को उतारा गया था 1969 में, जब एक अमेरिकी स्पेस रॉकेट अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग और बज आल्ड्रिन को लेकर मून पर पहुंचा था। 1972 के बाद से लेकर आज तक कोई और इंसान वहां पर नहीं पहुंचा। आज तक हम ये मानते रहे थे कि मून बिल्कुल डेड प्लैनेट है, यानी वहां पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जिसके कारण लाइफ या जीवन पनप सके। लेकिन हाल के रिसर्च में और मून के रॉक्स को स्टडी करके हमें ये मालूम पड़ा है कि वहां पर पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी चांद की सतह के नीचे बर्फ के रूप में है। मून का अपना एक एटमॉस्फेयर भी है जिसमें ज्यादातर हीलियम, नियॉन और आर्गन प्रेजेंट है, लेकिन उनकी परसेंटेज धरती के मुकाबले बहुत कम है। और क्योंकि मून पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसलिए मून पर खड़े होकर हमें वहां का आसमान काला दिखेगा, नीला नहीं। बेहद पतले एटमॉस्फेयर के कारण मून पर रात और दिन अचानक हो जाते हैं, यानी हमारी धरती के मुकाबले नहीं। जहां सुबह और शाम होती है, वहां या तो दिन होता है या रात होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। दरअसल मून धरती के आसपास नहीं घूमता, बल्कि धरती और मून दोनों एक सेंट्रल पॉइंट, जिसे हम बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं, उसके आसपास घूमता है। इस कारण से कई साइंटिस्ट के बीच में ये बहस चल रही है कि मून अर्थ की सैटेलाइट नहीं बल्कि एक अलग ही प्लैनेट है। इसे वैज्ञानिक डबल प्लैनेट सिस्टम भी कहते हैं, कुछ प्लूटो और चारॉन के जैसे। नासा एक नए तरह के रॉकेट्स पर काम कर रहा है, एरीज 5, जो मून पर सामान ले जाने और लाने के काम आएगा। क्या आप जानते हैं कि मून पर भी एक कैलेंडर फॉलो किया जाता है, और उस कैलेंडर का पहला दिन वो डिसाइड किया गया है जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर अपना पहला कदम रखा था।
अब तक आप जान गए होंगे कि धरती के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए चांद कुछ खास ही जगह रखता है, लेकिन ऐसा क्या है इस चांद में कि दुनिया के सारे बड़े देश इस पर जाने के लिए बेकरार रहते हैं। दरअसल मून पर हम इंसानों को कई ऐसे दुर्लभ मिनरल्स मिल सकते हैं जो धरती पर हमें नहीं मिलते। इसका सिंपल सा कारण ये है कि ब्रह्मांड से आने वाले कई हजारों करोड़ों मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स कई करोड़ों सालों से धरती और मून पर टकरा रहे हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स कई ऐसे दुर्लभ मिनरल्स से भरे होते हैं जो धरती पर हमें नहीं मिलते। दरअसल धरती का एटमॉस्फेयर मून के एटमॉस्फेयर के मुकाबले काफी बड़ा है, और यहाँ पर गिरने वाले कोई भी एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण जलकर खत्म हो जाते हैं और धरती तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मून का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और वहां पर मिनरल्स से भरे हुए एस्टेरॉइड्स उसकी सतह पे गिरते रहते हैं। मून पर ऐसे मिनरल्स मिल सकते हैं जैसे हीलियम 3 जो मून पर काफी क्वांटिटी में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ धरती पर बहुत कम मिलता है। इसी कारण से ऐसे कई और एलिमेंट्स हो सकते हैं जो धरती पर शायद नहीं मिलते पर मून पर भरे पड़े हैं। दूसरा रीजन ये है कि मून एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साबित हो सकता है। वहां पर एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ब्रह्मांड को देखना बहुत आसान हो सकेगा। इंसान की ख्वाहिश है मार्स और उससे आगे इंसानी बेस बनाने की, तो इस नजरिए से मून एक बहुत सही लॉन्च बेस साबित हो सकता है धरती के मुकाबले। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।